का हम लोग का पहला अध्याय है जैव प्रक्रम, जिसमें आते हैं आपके पोषण, है ना, लाइफ प्रोसेस यानी न्यूट्रिशंस। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं और पोषण की परिभाषा क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो वे सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है यानी मेंटेनेंस होता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर समझें तो अगर क्या है, मान ले जाए एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में जो बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं और उनका जो है हम लोगों तक पहुंचना और फैक्ट्री में जो है बनना, इन दोनों के बीच में अगर नियमितता होती हैं, यानी कि जितने प्रोडक्ट्स बनेंगे उन्हें जो है क्या किया जाएगा, उचित स्थानों तक पहुंचाया जाएगा, तो फैक्ट्री जो है लंबे समय तक चल सकती है। यानी मेंटेनेंस करेंगे तभी तो फैक्ट्री चलेगी। लेकिन कितना भी हम लोग प्रोडक्ट तैयार क्यों ना कर लें, अगर वो क्या होगा, बिकेगा ही नहीं, हम लोगों तक नहीं पहुंचेगा, है ना, या कंज्यूम ही नहीं होगा, तो जो है प्रोडक्ट्स जो है बनाएंगे हम लोग तो नहीं बनाएंगे ना। तो इस कंडीशंस में जो है मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इस कंडीशंस में क्या होना है, मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है। मेंटेनेंस यानी कि जितना हम लोग फैक्ट्री में वस्तु तैयार कर रहे हैं उतना हम लोग सेल भी करेंगे। तो इस प्रकार से जो है इनका संतुलन बना रहेगा। जैसे अगर हम अपने शरीर की ही बात करते हैं तो अगर जितना हम लोग पोषण करेंगे और उस पोषक तत्वों में जो मौजूद जो भी ऊर्जा होगी उनका हम लोग उपयोग करेंगे, है ना, और उसके बाद जो है जितने सारे बचेंगे जो आपके हानिकारक पदार्थ होंगे वो सब के सब जो है किसी न किसी अंग के द्वारा हम लोग शरीर से बाहर निकालेंगे, तो जिससे हम लोग का शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसके द्वारा जो है हम लोगों में मेंटेनेंस बना रहता है। जैसे हम लोग पोषण करते हैं, है ना, ऊर्जा हम लोगों का जो है उससे प्राप्त करते हैं और उसके बाद जो है विभिन्न अंगों के द्वारा उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके और जो बाकी जो अपशिष्ट होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के तंत्र हैं, जैसे आपके हो गए सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिवहन तंत्र हो गए, नर्वस सिस्टम यानी आपके तंत्रिका तंत्र हो गए, रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी आपके पाचन तंत्र हो गए, स्केलेटन सिस्टम यानी आपके अस्थि तंत्र हो गए या कंकाल तंत्र भी इसे कहते हैं। उसके बाद है मस्कुलर यानी मांसपेशी वाला जो है तंत्र है। तो इन सारे तंत्रों से मिलकर के बना होता है शरीर, और ये शरीर में जो है संतुलन तभी बना रह पाएगा जब सारे के सारे अंग जो हैं क्या करेंगे, सही तरह से काम करेंगे। तो इस तरह से जो है ना हम लोगों का शरीर क्या रहेगा, संतुलित रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि वे सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है यानी मेंटेनेंस होता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे मान लिया जाए हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं करती हैं, है ना, जैसे कि खेलना होता है, चलना होता है, दौड़ना होता है, यहाँ तक कि हम लोग अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी सारे एक्टिविटीज़ है ना, ये सभी के सभी जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो हम लोग उसको कैसे कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए जो है ना विभिन्न कार्यों को करने के लिए हमें जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हम लोगों को कहाँ से मिलेगी, तो वो ऊर्जा हम लोग को भोजन से मिलेगी, है ना, पोषक तत्वों से मिलेगी जो हम लोगों के विभिन्न भोजनों में क्या हैं, निहित हैं। तो हम लोग अपने विभिन्न दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को करने के लिए जो है ना विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और इन्हीं पोषक तत्वों को हम लोग जो है क्या करते हैं, अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि वह विधि जिसके द्वारा क्या करता है, जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और उनका उपयोग करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, यानी न्यूट्रिशंस कहते हैं। तो याद रखना है जैव प्रक्रम यानी पोषण जो होता है ना, जिसका अंग्रेजी है लाइफ प्रोसेस है, यानी पोषण यानी न्यूट्रिशंस। तो हम लोग क्या डिफिनेशंस करेंगे, वे सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है यानी मेंटेनेंस होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम
कहेंगे। और याद रखने हैं कि विभिन्न कार्यों को करने के लिए क्या होती है, हम लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा हम लोग को कहाँ से मिलेगी, तो मिलेगी हम लोग को पोषण। आगे हम लोग देखें कि पोषण की जो है अलग अलग विधियां पाई जाती हैं, जिसमें क्या करता है सजीव जो है विभिन्न जो है विधि के द्वारा अपना क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे पहला नंबर देखते हैं तो यहाँ पर जो है पहला हम लोग का स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस है, और दूसरा क्या है हेटेरोट्रॉपिक्स यानी कि आपके परपोषण है। तो यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके प्लांट्स हैं और ये जो है मनुष्य हैं। तो पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, और वो कब होता है, तो सनलाइट की उपस्थिति में होता है। तो इस प्रकार से जो है क्या करते हैं, विभिन्न प्रक्रम से यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन जंतु क्या करते हैं, इस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। सीधे सीधे हम लोग ऐसे समझें कि स्वपोषण जो है ना, पोषण का एक ऐसा प्रकार है जिसमें क्या होता है, कोई भी जीवधारी जो है ना अपना भोजन क्या करता है, स्वयं तैयार करता है। जैसे आपके हरे पौधे हो गए, ये सब के सब क्या करते हैं, स्वपोषण करने वाले जीव हैं। और इसीलिए हरे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं, है ना। उसके बाद है आपका परपोषण, है ना, कि यहाँ पर जो है कोई भी जीव क्या करता है, अपने से भोजन नहीं बना करके किसी अन्य जीवधारी पर निर्भर रहता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। अगर हम लोग परिभाषा देखें तो स्वपोषण जिसे हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोले थे, है ना, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं यानी स्वयं बनाते हैं। और इस प्रकार का जो पोषण होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। तो याद रखना है स्वपोषण किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रह करके अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं तैयार करते हैं, उसे हम लोग स्वपोषी जीव कहते हैं। और इस प्रकार का जो पोषण होता है ना, क्या होता है, स्वपोषण होता है। आगे उदाहरण के तौर पर सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। आगे बढ़ें तो परपोषण की परिभाषा हम लोग क्या क्या देखें कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी ना किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परपोषी जीव कहेंगे। और इस प्रकार का जो पोषण होगा ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे यानी हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे। क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो परपोषण जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे परपोषण जो है ना, इसको हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं। पहला जो है हम लोगों का वो है मृतजीवी पोषण, है ना, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। दूसरा है आपका पैरासाइट, जिसे हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। और उसके बाद तीसरा जो है हम लोगों का है होलोजोइक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। तो याद रखने हैं जब सेप्रोट्रॉप्स की बात आएगी ना, मृतजीवी की बात आएगी ना, तो इसमें क्या हो, स्वयं अपना जो है भोजन तैयार नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, सरे गले चीज़ों पर क्या करेंगे, अपना पोषण लेंगे ना। तो इस प्रकार के पोषण को हम लोग क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण कहेंगे। जैसे आपके यीस्ट हो गए, है ना, मशरूम हो गया, आपके म्यूकर्स हो गए, ये सब के सब क्या होते हैं, आपके मृतजीवी पोषण वाले जीव होते हैं। अगर हम लोग पैरासाइट की बात करें यानी कि परजीवी पोषण की बात करें, तो इसमें कोई भी जीवधारी क्या करता है, दूसरे जीवधारी से जो है जुड़ करके अपना पोषण लेता है। और वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। तो इस अवस्था में उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परजीवी कहेंगे। क्या कहेंगे, परजीवी पोषण कहेंगे। जैसे लाइस हो गया, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में ढिलवा कहते हैं, है ना। ह्यूमन बॉडी लाइस को जीव विज्ञान की भाषा में हम लोग पेडिकुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडिकुलस कहते हैं। और आपके टेपवर्म, ये क्या है, आपके पैरासिटिक न्यूट्रिशंस के उदाहरण है यानी परजीवी पोषण के उदाहरण है। अगर हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशंस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी जीवधारी जो होता है ना, वह अब कार्बनिक पदार्थों को जो है ना द्रव के रूप में क्या करता है,
पोषण के रूप में प्राप्त करता है। जैसे मनुष्य हो गए, अमीबा हो गए, ये सब के सब क्या हैं आपके प्राणी समपोषी के उदाहरण हैं। अगर हम लोग आगे देखें, एक एक करके परिभाषा करें तो परपोषण के जो है प्रकार हैं। परपोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में क्या है? मृतजीवी पोषण है, यानी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस है ना। तो मृतजीवी पोषण की परिभाषा हम लोग किस प्रकार से करेंगे? तो इस प्रकार के पोषण में जो है ना, जीव जो है होते हैं मृत जंतु और पौधों के शरीर से अपना पोषण जो है ना, शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। याद रखना है कि जो मृतजीवी पोषण करने वाले जीव होते हैं ना, वह मृत पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के शरीर से क्या करते हैं? घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मृतजीवी कहेंगे। क्या कहेंगे? मृतजीवी। जैसे आपके कवक होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ जो है ना, इस प्रकार के क्या होते हैं? मृतजीवी पोषण करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ें तो दूसरा हम लोग का है परजीवी पोषण, यानी पैरासिटिक न्यूट्रिशंस है। तो इस प्रकार के पोषण में जीव क्या करता है? दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से जुड़ते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के भोजन करने वाले जीव को ना हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। और वह जिस जीव से जो है ना परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोषी यानी होस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने लिया है कि जो मनुष्य होते हैं ना, इनके आंत में क्या होते हैं? गोल कृमि होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो मनुष्य होता है ना, मनुष्य क्या हो गए? आपके पोषी हो गए। क्या हो गए? पोषी हो गए, क्योंकि ये आपके परजीवी यानी कि गोल कृमि जो होते हैं ना, हम लोगों से क्या करते हैं? पोषण चुराते हैं। तो यहाँ पर क्या है? मनुष्य क्या हो गया? पोषी हो गया। और आपके जो है गोल कृमि यानी स्केरिस क्या हो गए? आपके परजीवी हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्किड के जो पौधे होते हैं ना, यह आम के मुख्य शाखाओं पर क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ऑर्किड क्या हो गए? आपके परजीवी पौधा हो गया। और यहाँ पर जो आम के मुख्य तने हैं वो क्या हो गए? होस्ट हो गए। तो ये आपके परजीवी पोषण के क्या है? उदाहरण है। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो तीसरा है हम लोग का प्राणी संपोषण। वैसा पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी संपोषी कहते हैं। और वैसे जीव जिसमें इस विधि से पोषण होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी जीव कहते हैं। जैसे अमीबा जो है ना, एक कोशिकीय प्राणी होते हैं, जिसमें क्या होता है? अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, और उसके बाद शरीर से जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो मनुष्य हो गए आपके प्राणी संपोषी, और दूसरा क्या है? अमीबा। ये सारे के सारे जीव क्या हैं? प्राणी संपोषी पोषण करने वाले जीव हैं। अगर हम लोग आगे देखें तो पौधों में किस प्रकार से पोषण होता है ना, न्यूट्रिशंस किस प्रकार से आपके ग्रीन प्लांट्स में होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पोषण के आधार पर जो है ना, हम लोग उन पौधों को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं तैयार करते हैं। तो पोषण के आधार पर ना उन पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना क्या करता है? भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो याद रखने हैं कि जो है आपके हरे पौधे जो होते हैं ना, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, और इसीलिए जो है ना हरे पौधे अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बना लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसमें कौन कौन से जो है ना आवश्यक सामग्री लगती है, जिस वजह से हरे पौधे अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं तैयार कर लेते हैं। तो याद रखने की जिस प्रक्रिया के द्वारा जो है ना
पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सभी हरे पौधों में क्या होता है? पर्णहरित होता है, यानी क्लोरोफिल होता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्या होती हैं? क्षमता होती है। यानी हरे पौधों की जो पत्तियां होती है ना, उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक होता है, जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो क्या होता है? सभी हरे पौधों में उनकी पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्या होती हैं? क्षमता होती है, यानी एबिलिटी होती है। अगर हम लोग संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में व्यक्त करते हैं, तो हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कहाँ से प्राप्त होगा? आपके वायुमंडल से प्राप्त होंगे। जल तथा खनिज लवण कहाँ से लिए जाएंगे? तो मिट्टी से लिए जाएंगे। और यह प्रक्रिया कहाँ होती हैं? दिन में होती हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। और इसमें क्लोरोफिल वर्णक यानी हरित पत्तियों में होती हैं। और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, है ना, यानी हरे पौधे अपना भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। और बाय प्रोडक्ट्स के रूप में क्या करते हैं? ये जलवाष्प जो आपके गैस के रूप में है, और आपके ऑक्सीजन जिसे हम लोग प्राणवायु कहते हैं, ये क्या होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं, जो आपके प्रकाश संश्लेषण के क्या हैं? उत्पाद हैं, है ना। तो यहाँ पर याद रखने हैं कि जो आपके अभिकारक है ना, अभिकारक यानी कि इस दोनों के सम्मिश्रण से ही ना ये आपके प्रतिफल बनते हैं। यानी हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और उसमें जो है किस रूप में? तो यहाँ पर जो है ना आपके जो है उत्पाद के रूप में क्या बनाते हैं? आपके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वे किस प्रकार से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, आइए हम लोग आसानी से समझते हैं। होता क्या है कि हम लोगों के पौधों में दो प्रकार के तंत्र होते हैं। एक होता है जड़ तंत्र, जो जमीन के अंदर होता है। दूसरा होता है जमीन के ऊपर, जिसे हम लोग धर तंत्र या शूट सिस्टम कहते हैं। तो जड़ तंत्र के द्वारा जो होता है ना, जल तथा खनिज लवण का अवशोषण किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना जड़ के द्वारा क्या किया जाता है? मिट्टी से जल तथा खनिज लवण का अवशोषण किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है? तो जड़ में उपस्थित मूल रोम से किया जा रहा है। फिर जो है तो आपका पहला जो है क्या हो गया? आवश्यक सामग्री के रूप में जल तथा खनिज लवण हो गया। उसके बाद जो पत्तियां होती हैं कैसी होती हैं? आपकी हरित लवक होती हैं, यानी कि क्लोरोफिलस होती हैं, है ना। और यहाँ पर जो है पर्यावरण से क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? गेन करते हैं। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है ना ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इस सारी सभी प्रक्रियाओं को जो है हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो इसको हम लोग आसानी से ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि हरे पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। और इन सारी प्रक्रियाओं में क्या होता है? जड़ के द्वारा मिट्टी से जल तथा खनिज लवण का अवशोषण किया जाता है। पर्यावरण में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिया जाता है, और उसके बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पत्ती में मौजूद रहते हैं हरित लवक, है ना। और उसके बाद इन सारे आवश्यक सामग्री को मिला करके जो है ना हरे पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस रूप में बनाते हैं? तो ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। और जलवाष्प और ऑक्सीजन क्या करते हैं? उत्पाद के रूप में देते हैं। तो इन सारी प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जो यहाँ पर रिएक्शन आप याद कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखें प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है ना, तो कहाँ पर ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती हैं। तो ध्यान से समझिए कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, इस प्रक्रिया में क्या होता है? आदि से अंत तक जो है ना
क्लोरोप्लास्ट में ही होती हैं। यानी तो याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है ना। चूंकि ये अधिकांशतः पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, यानी कि आपको जो है हरित लवक यानी क्लोरोफिल कहाँ मिलेंगे, तो पत्तियों की जो है ना उस क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे। इसीलिए पत्तियों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसलिए पत्ती को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। और हरित लवक को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान है वो आपका कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में जो है ना क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, जो पत्तियाँ होती हैं ना, तो उसमें क्या हम लोग कहे, प्रकाश संश्लेषी अंग कहे। और हरित लवक को हम लोग क्या नाम दिए, प्रकाश संश्लेषी अंग कहे। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है ना क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, तो वायुमंडल से लेते हैं। जल तथा खनिज लवण आपके जो है मिट्टी से जड़ की सहायता से लेते हैं। लाइट यानी सूर्य का प्रकाश हो गया, और पत्ती में पाए जाने वाले क्लोरोफिल हो गए। उसके बाद यह बनाता है अपना भोजन, और बाय प्रोडक्ट्स के रूप में क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि पत्तियों की जो बाह्य त्वचा में रंध्र होता है ना मौजूद होते हैं, इसमें एक छिद्र होता है जो खुलते हैं और फिर बंद होते हैं। इन्हीं छिद्र के द्वारा वायुमंडल से क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वह पत्तियों के भीतर पहुंचती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि पत्तियों का रंग जो है वो कैसा होता है, हरा होता है। क्यों होता है हरा, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। अब सवाल उठता है ये रंध्र क्या है, तो याद रखना है पत्तियों पर जो होता है ना एक सीम शेप्ड यानी किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश रहता है ना, जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, यानी पत्तियों के ऊपर जो होता है वाष्पोत्सर्जन के लिए एक विशेष प्रकार का सिस्टम पाया जाता है, जिसे हम लोग रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं, जो आपको पत्तियों के जो है ऊपरी सतह पर मिल जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, दिन के समय में जो है ये खुल जाते हैं और रात्रि के समय में बंद हो जाते हैं। और ये छिद्र करते क्या हैं कि वायुमंडल से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ना वह अपने पत्तियों के भीतर लेते हैं, जिस प्रकार से क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सके। अब हम लोग जानें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो आवश्यक सामग्री होते हैं, जैसे पहला हम लोग करेंगे पर्णहरित या क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल कहाँ होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये समझें प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो हरे पौधे जो है जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहे। तो प्रक्रम जो होता है ना, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो केवल कहाँ होती है, क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव है। और ये आपको कहाँ मिलेंगे, तो आपके पौधों की पत्तियों में मिलेंगे। चूँकि क्लोरोफिल ही वह क्या होता है, वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अतः क्लोरोफिल अणु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, याद रखने हैं। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो याद रखना है वायुमंडल से यानी वातावरण से प्राप्त करते हैं। अगला जो है वो है आपका जल। आवश्यक सामग्री में आपके जल हैं। पौधे अपने भोजन का अधिकतर भाग कहाँ से, जल से प्राप्त करते हैं, तथा जल से ही जो है क्या होता है, वृद्धि होता है। यानी कि पौधे का जो विकास होता है ना वह कहाँ से होता है, वृद्धि तथा विकास आपके जल के कारण ही होता है, क्योंकि उनके वृद्धि करने के लिए जो है जल की प्रमुख आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए यह एक क्या होता है, अनिवार्य घटक होता है। उसके बाद अगला जो है सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट्स। हरे पौधे केवल सूर्य के प्रकाश में ही क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध कर सकते हैं। यानी जब दिन का समय होता है ना
तो उस समय क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो इसका मतलब अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है ना वह नहीं हो सकती है ना। तो याद रखने हैं, दिन के समय में जो आपके हरे पौधों की पत्तियां हैं वो भोजन बनाती हैं। तो कौन सी प्रक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। और जब रात्रि का समय होता है तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या करते हैं, नहीं करते हैं, याद रखने। अगला है प्रकाश संश्लेषण की जो है ना क्रियाविधि में क्या क्या होता है। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना वह क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। कैसा है, जटिल प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, हरे पौधे जो होते हैं ना सूर्य से निकलने वाले विकिरण ऊर्जा को जो है ना रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। किस में करते हैं, विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। याद रखना है, जब सूर्य का जो है प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है ना तब क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करता है। कौन करता है भाई, तो क्लोरोफिल जो होता है ना सूर्य से आने वाली जो विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है और उस ऊर्जा द्वारा हरी पत्तियों में उपस्थित जल को दो भाग में बांट देता है। पहला है हाइड्रोजन और उसके बाद है ऑक्सीजन। तो इतना जो है आप याद रखिएगा कि जो यहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करा जाता है और रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। फिर हम लोग ये देखें कि जो जल होता है ना इनको दो भाग में बांट दिया जाता है। पहला हाइड्रोजन में बांट दिया जाता है और ऑक्सीजन में बांट दिया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हम लोग क्या क्या देखें, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये वातावरण से लेते हैं, जल तथा खनिज लवण आपके जड़ के द्वारा लिए जाते हैं और पत्तियों में होते हैं आपके क्लोरोफिल, है ना। और ये प्रक्रियाएं जो होती हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं और यह भोजन बनाता है किस रूप में, आपके कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, है ना, यानी ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। और बाय प्रोडक्ट्स के रूप में क्या देते हैं हम लोगों को, ऑक्सीजन और जलवाष्प देते हैं। ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, प्राण वायु भी कहते हैं, याद रखने हैं। अगला हम लोग देखें कि यहाँ पर जो जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, पौधे जो हैं आपके जल तथा खनिज लवण जो हैं आपके लेते हैं मिट्टी से, उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपके वायुमंडल से लेते हैं और जो सूर्य के प्रकाश में मौजूद विकिरण ऊर्जा होती है ना इसको किस में, रासायनिक ऊर्जा में बदलती हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा और इसको फूड एनर्जी यानी कि ग्लूकोज के रूप में और ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। तो इन सारी प्रक्रिया को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इन्हीं प्रक्रिया के द्वारा जो है हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और इन्हीं वजह से हम लोग हरे पौधे को क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। अगर हम लोग आगे देखें कि जंतुओं में किस प्रकार से पोषण होता है, जंतुओं में किस प्रकार का पोषण होता है यानी न्यूट्रिशंस जो होता है ना जंतुओं में किस प्रकार से होता है, आइए हम लोग समझते हैं। जंतुओं में क्या होता है, भोजन के लिए जो है ना पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर ही निर्भर रहते हैं। जैसे मनुष्य हो गए, गाय हो गया, भैंस हो गया, ये अपने से भोजन नहीं बनाते हैं। उसके बाद कि जंतु जो होता है ना परपोषी होते हैं, इसका मतलब वो दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जो इनके क्या है, प्रमुख लक्षण है। परपोषी जंतु जो होते हैं आपके मृतजीवी हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं या प्राणी सम हो सकते हैं, जो हम लोगों ने एक एक करके देख लिया है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े कि विभिन्न प्रकार के जो प्राणी संपोषी जीव होते हैं ना भोजन का क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं यानी अलग अलग स्रोतों से वो क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे मनुष्य जो होता है अपने से भोजन नहीं बनाते हैं या अन्य किसी पर आश्रित रहते हैं ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं। जैसे आपके गाय हो गए, ये भी आपके परपोषी जीव हैं क्योंकि अपने से तो भोजन नहीं बना रहे हैं। लेकिन पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं ना, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, इसमें हरित लवक की उपस्थिति होता है यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो आपके एनिमल्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ये बात याद रखना है। अगला है कि अमीबा, है ना। अमीबा जो है एक प्रकार के क्या है, एक कोशिकीय प्राणी है और इनका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। अमीबा
अमीबा जो होते हैं ना, ये एक कोशिकीय प्राणी होते हैं और एक जो है सरल प्राणी संपोषी प्रकार के जीव हैं जो आपको मिल जाएंगे नदी, तालाब, पोखर मिल सकते हैं। यह एक क्या है, एक कोशिकीय है और अनिश्चित आकार का है ना। इसीलिए जो है ये अपना आकार बदलते रहते हैं। इसीलिए इन जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, प्लीरोमॉर्फ कहते हैं। यानी एक ऐसे जीव जो अपना आकार क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं ना। और इसमें क्या होता है, कूटपाद होता है। क्या होता है, कूटपाद के कारण जो है ना अमीबा क्या करता है, अपना आकार बदलते रहता है। इसका आकार जो होता है ना कूटपादों के जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं, बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। तो याद रखना है कि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अब बोलेंगे क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनमें जो पाए जाने वाले स्यूडोपोडिया है ना, वह परिस्थिति के हिसाब से क्या होते हैं, बनते हैं और बिगड़ते हैं। इसके कारण शरीर में जो है ना पोषण के लिए विशेष रचना नहीं होती है। यानी अंतरण ग्रहण जो होता है ना, यानी इंजेशन होता है, इसका मतलब भोजन को जो है ना शरीर के अंदर प्रवेश करता है। किनके द्वारा, इन्हीं कूटपाद की मदद से करता है। तो ये अपने कूटपाद की मदद से ही जो है अपने भोजन का क्या करती है, अंतर्ग्रहण करती हैं। अमीबा में जो पोषण होता है वह अलग अलग विधि के द्वारा होता है। जैसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, फिर उनका पाचन होता है, फिर उसका जो है बहिष्करण होता है। और ये पूरी प्रक्रिया जो है ना अमीबा में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे भोजन का आप कण देख रहे हैं, फिर क्या होता है, कूटपाद जो है इस प्रकार से जो है स्ट्रक्चर्स बनाता है और भोजन को पूरी तरह से घेर लेता है। और उसके बाद वो भोजन जो होता है ना खाद्य रिक्तिका यानी कि फूड वैक्यूल्स में क्या होती हैं, पाचित होती हैं। और जो शेष भोज्य पदार्थ बचे होते हैं जो बेकार होते हैं, उन्हें इन्हीं कूटपाद की मदद से क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आगे हम लोग देखें कि पारामीशियम जो होता है ना, पारामीशियम भी क्या है, एक प्रकार के एक कोशिकीय प्राणी है जिसमें क्या होता है, प्राणी संपोषी होता है, परंतु इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। याद रखना है, अमीबा का आकार अनिश्चित होता है लेकिन पारामीशियम का आकार निश्चित होता है। लेकिन पारामीशियम जो है आपको किस तरह के संरचना वाले दिखलाई पड़ते हैं, तो ये दिखलाई पड़ते हैं आपको चप्पल की आकृति। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्लीपर एनिमल्क्यूल कहते हैं। याद रखना है, पारामीशियम को हम लोग चप्पल की आकृति वाला जीव कहते हैं। इसमें जो है ना प्रचलन अंग के रूप में क्या होता है, सीलिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है। याद रखना है, अमीबा में प्रचलन अंग के रूप में क्या होता है, कूटपाद होता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्यूडोपोडिया कहते हैं। और पारामीशियम में क्या होता है, सीलिया होता है। पारामीशियम में भोजन का अंतरण ग्रहण जो होता है ना शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, अमीबा में, अमीबा जो है ना क्या होते हैं, एक कोशिकीय प्राणी है जो कभी नहीं मरते हैं। और इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, अमर जंतु कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब एक अमीबा जो है ना पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है ना, एक अमीबा जो होता है ना जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा तो क्या करता है, यह दो हिस्सों में बंटता है। उस दो हिस्से में बटने से पहले क्या होता है, उसमें केंद्रक का बंटवारा होता है ना। केंद्रक के बंटवारे को हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और कोशिका द्रव के बंटवारे को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो याद रखना है, केंद्रक का बंटवारा क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। और कोशिका द्रव के बंटवारे को हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो एक परिपक्व अमीबा जैसे ही क्या होता है, पूरी तरह से जो है मैच्योर कर जाता है, तो उसमें केंद्रक का बंटवारा होता है। और उसके बाद जो है ये एक परिपक्व अमीबा क्या कर जाते हैं, दो हिस्सों में बदल जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, संतति बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनक कहेंगे। तो इस प्रकार से जो है एक परिपक्व अमीबा जो होते हैं ना, दो नए छोटे अमीबा में बदल जाते हैं। तो इस
प्रकार से यह प्रक्रिया क्या होता है, चलता रहता है ना। तो इन्हीं वजह से जो है अमीबा को हम लोग क्या कहते हैं, अमर जंतु कहते हैं, यानी कि ये कभी नहीं मरते। अगला हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है मनुष्य में जो है किस प्रकार से पाचन होता है, यानी मनुष्य में किस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, कौन कौन से जो है ग्रंथियाँ शामिल होते हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं। मनुष्य क्या है, आपके स्वपोषी हैं कि परपोषी हैं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं ये कैसे हैं, परपोषी जीव है ना, जो क्या है उच्च श्रेणियों के जंतुओं में रखे गए हैं। इसमें क्या होता है, भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। आहार नाल से संबंध कुछ पाचक ग्रंथियां होती हैं, यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, जो पाचन के लिए क्या करती हैं, डाइजेस्टिव जूस स्रावित करती हैं। यानी कि जो हम लोग भोजन करते हैं ना, उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। अब ब्रेक डाउन क्यों होगा, क्योंकि जो हम लोगों के पोषक तत्व होते हैं ना, उस रूप में यानी जटिल रूप में जो है ना, हमारे सेल्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, अवशोषित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे शरीर में क्या है, पाचन तंत्र की व्यवस्था है, ताकि उन सारे जटिल पोषक तत्वों को टुकड़ों में बांट करके हम लोगों के सेल्स में अवशोषित करने के लायक बनाया जा सके। तो इसके लिए हम लोगों में पाचन तंत्र रखा गया है, जिससे है भोजन का क्या हो सके, पाचन हो सके। यानी कि जिस प्रकार का हम लोग भोजन करेंगे उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और जो है शरीर में अवशोषित किया जाएगा, जिस रूप में अवशोषित किया जाना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मनुष्य का जो आहार नाल होता है ना, यह एक कैसा होता है, कुंडलित संरचना होती है, जिसकी लंबाई जो है ना 8 से 10 मीटर तक की होती है, जो मुख गुहा से शुरू होता है ना और मल द्वार तक फैली होती। यानी कि हम लोग का जो आहार नाल होता है वह कैसा होता है, एक कुंडलित संरचना होती है, जिसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती हैं, जो मुख गुहा से शुरू होता है और मल द्वार तक क्या रहती हैं, फैली रहती हैं। आहार नाल जो होता है विभिन्न भागों की रचना और उनके कार्य जो होते हैं ना, अलग अलग होते हैं। पहला नंबर में है आपका बकल कैविटी, जिसे हम लोग मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में क्या होता है, आहार नाल का क्या होता है, सबसे पहला भाग होता है, पहला हिस्सा होता है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से क्या रहती हैं, घिरी हुई रहती हैं। मुख गुहा को बंद करने के लिए जो होता है ना, 2 ऊपरी तथा निचले मांसल से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, होठ या लिप्स कहते हैं। मुख गुहा में क्या क्या होता है, तो जीभ होता है, दांत होता है, और आपके क्या होते हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो भोजन को क्या किया जाना है, मुख गुहा में दांतों के द्वारा जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, और लार ग्रंथि से निकलने वाले लार या लाल रस को क्या करते हैं, भोजन में जिह्वा के द्वारा अच्छी तरह से मिलाया जाता है। तो याद रखना है हम लोगों के मुख गुहा में क्या क्या होते हैं, तो दांत होते हैं, मांसल जीभ होता है, और लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और दांत का क्या काम है, भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना। लार ग्रंथि क्या करती हैं, उसमें जो है सलाइवा यानी लार मिक्स करती हैं, और इसमें मददगार होते हैं हम लोगों के पेशी जिह्वा यानी मस्कुलर टंग, जो भोजन को अच्छी तरह से कूटने पीसने में क्या करता है, मदद करता है। लेकिन ये कूटने पीसने का काम कौन करता है, आपके दांत करते हैं, जिसमें आपके जीव जो होते हैं ना, वो मददगार हिस्से होते हैं। इसमें क्या होता है, भोजन आसानी से आहार नाल में क्रमकुंचन गति द्वारा गमन करती है। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, भोजन के टुकड़ों को अच्छी तरह से हम लोग तोड़ करके क्या करते हैं, जब हम लोग निगलते हैं ना, तो वह हम लोग के आहार नाल में जा कर के जो है ना
क्रमाकुंचन गति क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं, है ना, जो हम लोग आगे ही देखेंगे। लार में क्या होता है, एक एंजाइम्स होता है जिसे हम लोग लार इमाइलेज या टाइलिन्स कहते हैं, जो मंड को क्या करता है, शर्करा में खंडित कर देता है। यानी कि जो पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है ना, वो हम लोग के मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है। ये बात याद रखने हैं। यानी मनुष्य का जो पाचन होता है ना, वो कहाँ से शुरू होता है, तो वो होता है मुख गुहा से शुरू होता है। आगे हम लोग देखें कि मनुष्य में जो होता है ना, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी सिलेवरी ग्लैंड्स होता है। पहला है आपका पेरोटिड ग्लैंड्स होता है, दूसरा है सबमेंडिबुलर ग्रंथियां होती हैं यानी ग्लैंड्स होता है, और उसके बाद है सबलिंगुअल्स ग्लैंड्स होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबका पोजीशन, पेरोटिड ग्रंथियां जो होती हैं ना, पेरोटिड ग्रंथियां आपके कान के जस्ट नीचे होती हैं। सबमेंडिबुलर आपका जो है जबड़े वाला हिस्सा में होता है, और सबलिंगुअल जो होता है ना, ये कहाँ मिलेंगे, आपको जीभ के नीचे मिलेंगे, है ना। तो ये आपका पोजीशन हो गया हम लोग के मुख गुहा में लार ग्रंथि कहाँ कहाँ होती हैं। तो याद रखना है मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि। पहला नंबर पेरोटिड ग्रंथि, दूसरा नंबर में सबमेंडिबुलर ग्रंथि, और उसके बाद क्या है, सबलिंगुअल ग्रंथियां होती हैं, जिससे क्या होता है, अलग अलग प्रकार के लार निकलते हैं, है ना। उसके बाद देखिए कि यह जो होता है ना, वयस्क मनुष्य में, यानी कि जो दांत होते हैं ना, वयस्क मनुष्य में कितने होते हैं, 32 संख्या में होते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोगों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं ना, तो हम लोग किस प्रकार के जंतु हो जाएंगे, हेटेरोडोंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हेटेरोडोंट। यानी कि हेटेरोडोंट याद रखने हैं, वैसे जीवधारी को कहते हैं जिसमें दांत जो होता है ना, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार के जीव को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोडोंट कहते हैं। अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं उसमें। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य में अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। तो याद रखने 32 में से कितने दांत हैं, 4 प्रकार के दांत हो गए। पहला क्या होता है, इंसाइजर होता है, जिसे हम लोग हिंदी में कतरनक कहते हैं। दूसरा है आपका केनायन, जिसे हम लोग भेदक कहते हैं। तीसरा है आपका प्रीमोलर, जिसे हम लोग अर्धचवर्णक कहते हैं। और उसके बाद है मोलर, जिसे हम लोग चवर्णक कहते हैं। तो याद रखना है इंसाइजर, दूसरा केनायन, उसके बाद प्रीमोलर, और उसके बाद क्या है, मोलर, जो आपके अलग अलग सॉकेट्स में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो हम लोगों के मुख में कितने दांत पाए जाते हैं, तो 32 दांत होते हैं। और हम लोग कौन से जीवधारी हो गए, हम लोग हो गए हेटेरोडोंट वाले। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जब क्या होता है कि हम लोगों में जो दूध वाला दांत होता है ना, वो हम लोगों में कितने संख्या में पाए जाते हैं, 20 संख्या में होते हैं। और उसके बाद आता है अस्थाई दांत, जो आपके 12 होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 32 दांत में 20 ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार आते हैं। उसे दांत को हम लोग क्या कहेंगे, द्विबार दंती कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विबार दंती कहेंगे, जिसे हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं। उनका जन्म 2 बार होता है। लेकिन जो आपके अस्थाई दांत होते हैं ना, यानी परमानेंट टीथ होते हैं ना, वो आपके 12 होते हैं, है ना। तो ये बात याद रखने हैं। हम लोगों में 4 प्रकार के दांत हो गए, इंसाइजर हो गया, केनायन हो गया, प्रीमोलर हो गया और मोलर हो गया। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो ग्रासनी है ना, फेरिंग्स। तो मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है ना, वह क्या कहलाता है, ग्रासनी कहलाता है, जिसमें 2 छिद्र होते हैं। पहला छिद्र होता है निगल द्वार, और दूसरा क्या होता है, कंठ द्वार होता है। कंठ द्वार के आगे की तरफ जो है ना, एक पट्टी जैसी संरचना होती है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। मनुष्य जब क्या करता है, भोजन करता है ना,
तब यही पट्टी क्या होती है, कंठ द्वार को ढक लेती हैं, यानी श्वास नली को ढक लेती हैं, जिससे भोजन जो होता है ना श्वास नली में नहीं जा पाता है। आगे हम लोग देखें, अगला है कि ग्रासनी जो है ना ओइसोफेगस है। मुख गुहा में क्या होता है, लार से जो है भोजन अच्छी तरह से सन जाता है। किसकी किसकी मदद से, दांत की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है विभिन्न टुकड़ों में बांटते हैं। फिर जो है उन्हें लार की मदद से जो है अच्छी तरह से जीभ की सहायता से मिलाया जाता है। फिर जो है उन्हें क्या किया जाता है, निगल द्वार के द्वारा जो है ना ग्रासनी तक पहुंचाया जाता है। तो भोजन के पहुंचते ही जो होता है ना, ग्रासनी की दीवार जो होती है ना, वो तरंग की तरह क्या होता है, संकुचन तथा शिथिलन शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। तो याद रखना है कि जब हम लोग भोजन को अच्छी तरह से जो है चबाते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, वो भोजन जो है हम लोगों के ग्रासनी से होते हुए कहाँ पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है। तो उससे पहले जो हम लोग के ग्रासनी होते हैं ना, यहाँ पर इसमें क्या होता है, एक वेवी मूवमेंट्स होता है, तरंग होता है। तो इस तरंग में क्या होता है, जो हम लोग के ग्रासनी होते हैं ना, यानी ग्रास नली होते हैं ना, उसमें क्या होता है, दीवार में क्या होता है, तरंग जैसी संकुचन होती हैं या शिथिलन होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। इसे हम लोग अंग्रेजी में पेरिस्टालसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आमाशय में क्या होता है, प्रोटीन के अतिरिक्त जो होता है ना, भोजन के वसा का भी पाचन प्रारंभ होता है। यहाँ पर वसा का आंशिक पाचन एंजाइम जैसे गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। याद रखना है कि आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन शुरू हो जाता है। यहाँ पर वसा का जो आंशिक पाचन होता है ना, एंजाइम जिसमें गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। उसके बाद गैस्ट्रिक जो लाइपेज वसा को वसा अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखना है, गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है ना, वसा को वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद है आमाशय में जब भोजन का स्वरूप गाढ़े लाई की तरह हो जाता है ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। काइम जो है आमाशय से छोटी आंत में क्या करता है, ट्रेवल करता है यानी पहुंचता है। आगे हम लोग देखें यकृत यानी लीवर है ना, हमारे शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती हैं, यानी लार्जेस्ट ग्लैंड्स इन आवर बॉडी होता है, जिसका जो है भार तकरीबन 1.5 kg तक का होता है, जो उदर गुहा के ठीक दाहिने भाग में क्या होता है, अवस्थित होता है। याद रखना है, यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं ना, पित्त का स्राव होता है। स्रावित पित्त का जो संचय होता है ना, वह गॉल ब्लैडर्स नामक एक छोटी थैली नुमा संरचना में होता है। और जो पित्त जो होता है ना, गाढ़ा हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है, जिसमें कोई एंजाइम्स नहीं होता है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या क्या है, जो आपके लीवर है ना, जिसे हम लोग शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं, इनका भार लगभग क्या है, 1.5 kg तक का है। और हम लोग के उदर गुहा के ठीक दाहिने भाग में क्या है, ये अवस्थित हैं। यकृत जो होता है ना, इसमें क्या है, पित्त का स्राव होता है। और पित्त जो होते हैं ना, इनका जो संचय होता है एक विशेष प्रकार के जो है थैलीनुमा संरचना में, जिसे हम लोग गॉल ब्लैडर्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं, ये आपके गॉल ब्लैडर्स, जिसे हम लोग पित्ताशय कहते हैं। तो इस थैली में क्या होता है, ये संचय होता है। और इनका जो रंग होता है ना, कैसा होता है, गाढ़ा हरा रंग का होता है, जिसमें क्या रहते हैं, क्षारीय द्रव रहते हैं। और इसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। आगे हम लोग देखें, पित्त के जो है निम्नलिखित 2 कार्य होते हैं। पहला है, पित्त जो है आमाशय के ग्राहनी में आए अम्लीय काइम की अम्लीयता को क्या कर देता है, नष्ट कर उसे क्या कर देता है, क्षारीय बना देता है। और दूसरा है, पित्त के लवणों की सहायता से जो है ना, भोजन के वसा का क्या करता है, विखंडन तथा
पायसीकरण करता है। तो याद रखना है, आपके पित्ताशय में पित्त होते हैं जो क्या करता है, अमाशय से ग्रहणी में आए हुए जो भोजन होते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोले थे, कायिम कहे थे। उनकी अम्लता को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है ना, और उसे क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। उसके बाद पित्त के लवण की सहायता से जो है ना, भोजन के वसा का विखंडन तथा पायसीकृत होता है। उसके बाद आगे देखें कि अग्नाशय जो होता है ना, अग्नाशय जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पैनक्रियाज कहते हैं। और आपको याद रखने हैं, हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि अग्नाशय को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, है ना। मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे पीले रंग का क्या होता है, एक ग्रंथि होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज कहते हैं। अग्नाशय को हम लोग आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं, है ना। अग्नाशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो आपस में जुड़ करके एक बड़ी अग्नाशयी वाहिनी बनाती हैं। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन होता है, इमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, न्यूक्लियस नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो याद रखना है, अग्नाशय का दूसरा नाम क्या है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। उसके बाद क्या है, मिश्रित ग्रंथि भी हम लोग कहते हैं। ये आपको कहाँ मिलेंगे, तो अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को जो है ना घेरे हुए क्या रहता है, एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम लोग पैनक्रियाज कहते हैं। इसी पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिकाएं होती हैं और बीटा कोशिका होती हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अल्फा कोशिका से क्या निकलता है, ग्लूकागॉन निकलता है, और बीटा कोशिका से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखें कि अग्नाशयी रस के एंजाइम्स जो होते हैं ना, भोजन के अवयवों पर इस प्रकार से क्रिया करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इमाइलेज और स्टार्च एवं ग्लाइकोजन जो है माल्टेज में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद लाइपेज और इमल्सीकृत जो होता है ना, वह वसा तथा ग्लिसरॉल में तब्दील करते हैं। और आपके जो है न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वह न्यूक्लियोटाइड में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका है छोटी आंत है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन्स है। तो छोटी आंत जो होता है ना, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। याद रखना है कि छोटी आंत जो होती है ना, हम लोग के आहार नाल का क्या होता है, सबसे लंबा हिस्सा होता है, जिसका आकार बेलनाकार होता है। कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। मनुष्य में इसकी लंबाई जो होती है ना, तकरीबन 6 मीटर और चौड़ाई जो है 2.5 सेंटीमीटर होती है। जो अलग अलग प्रकार के जंतुओं में इसकी लंबाई क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। आपको याद रखने हैं, जो भी आपके मांसाहारी जीव होते हैं ना, छोटी आंत की लंबाई क्या होती हैं, संभवतः छोटी होती हैं। लेकिन शाकाहारी जंतुओं में जो है ना, छोटी आंत की लंबाई क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। तो ये बात याद रखिएगा आगे के लिए। ठीक है, अगला है कि छोटी आंत जो है वह 3 भागों में बटा होता है। कितने भाग में बटा होता है, 3 भाग में बटा होता है। पहला है डियोडिनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। यानी डियोडिनम यानी ग्रहणी में बटा हुआ होता है, जेजुनम यानी कि आपके जेजुनम में बटे हुए रहते हैं, और इलियम में क्या रहते हैं, बटा हुआ रहता है। तो छोटी आंत जो होता है ना, मनुष्य के आहार नाल की सबसे लंबे वाले भाग होते हैं, जो कैसा होता है, बेलनाकार होता है। इनकी लंबाई कितनी होती हैं, तो 6 मीटर होती हैं। चौड़ाई कितना होता है, तो 2.5 सेंटीमीटर से होता है। और यह जो होता है ना, छोटी आंत अलग अलग प्रकार के जंतुओं में अलग अलग लंबाई वाले होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है, जो मांसाहारी जीव होते हैं ना, उसमें छोटी आंत की लंबाई क्या होती हैं, कम होती हैं। लेकिन आपके शाकाहारी जीव जो होते हैं ना, छोटी आंत की लंबाई क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, यानी लंबे होते हैं। फिर छोटी आंत में 3 हिस्से होते हैं, डियोडिनम होता है, जेजुनम होता है
और इलियम होता है, जो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। ये जो है आपके बड़ी आंत है ना, और जहाँ से स्टोमक खत्म होता है तो डिओडिनम वाले हिस्से शुरू होते हैं। जेजुनम और इलियम, ये सारा का सारा हिस्सा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं छोटी आंत के हिस्से हैं, है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जठर रस यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हम लोगों के आमाशय रस कहलाते हैं। श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेंस होता है। आगे हम लोग देखें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो स्राव होता है ना, अम्लजन कोशिकाओं में होता है। अगला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम्स में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन्स पर कार्य करके जो है ना किसमें, पेप्टोन में बदल देते हैं। अगला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना वो जीवनाश्मत की तरह काम करता है, यानी कि जो है आपके बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देते हैं, किल कर देते तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अगला है कि ग्राहनी छोटी आंत का पहला भाग होता है। क्या होता है, ग्राहनी जो होता है ना छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है। ग्राहनी में लगभग क्या होता है, बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है। यह नलिका जो होता है ना भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनती हैं, जिसमें एक नलिका जिसे हम लोग अग्नाशयी वाहिनी कहते हैं तथा दूसरी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल पित्त वाहिनी कहते हैं। अगला है जेजुनम। जेजुनम जो होता है छोटी आंत का मध्य हिस्सा होता है, यानी बीच वाला भाग होता है। छोटी आंत का अधिकांशतः भाग जो होता है ना वह इलियम ही होता है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है और पचे हुए भोजन का जो अवशोषण भी है ना इसी भाग में होता है। तो याद रखना है कि जो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है ना वह एक विशेष प्रकार के जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स के द्वारा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। और इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं रसांकुर। क्या बोलते हैं, रसांकुर, यानी विलाई के द्वारा होता है। आगे हम लोग देखें कि छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। वायु की मदद से अग्नाशयी रस होता है, यानी पैनक्रिएटिक जूस होता है। आंत्रस यानी सक्कस एंटेरिकस है, जो क्रमशः यकृत में, अग्नाशय में और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के स्राव की क्रिया से होती है। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि जो आपके आमाशय से है ना जो भोजन आता है, आमाशय से जैसे ही भोजन जो आता है वो आपके डिओडिनम, जेजुनम और इलियम से होते हुए जो है आपके बड़ी आंत में जाती हैं, और ये आपके जो है असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन से होते हुए जो है यह मल द्वार के रास्ते जो है शरीर से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर आगे हम लोग देखें कि बड़ी आंत जो होती है यानी लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग यानी बड़ी आंत में खुलती हैं। बड़ी आंत को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, पहला है कोलन तथा दूसरा है मलाशय यानी रेक्टम। तो कोलन जो होता है ना वह तीन भाग में बटा होता है। पहला जो होता है वो होता है असेंडिंग। क्या होता है, असेंडिंग, जिसे हम लोग ऊपरीगामी कहते हैं, कोलन कहते हैं। उसके बाद है अनुप्रस्थ, जिसे हम लोग अनुप्रस्थ कोलन कहते हैं, और आगे है डिसेंडिंग, जिसे हम लोग अधोगामी कहते हैं। तो ये कोलन के तीन हिस्से हो गए, और आपके यहाँ पर हिस्से जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर क्या होता है बड़ी आंत और छोटी आंत जहाँ पर मिलती है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, एक जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। और यही अपेंडिक्स जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं, क्योंकि ये हम लोगों के पूर्वजों में कार्यरत थे। क्यों कार्यरत थे, क्योंकि वो उनका उपयोग करते थे, और इन वजह से क्योंकि हम लोग का जो है आवास बदला, परिवेश बदला, खान पान बदलता चला गया, इस वजह से अपेंडिक्स जो है हम लोग के शरीर में निष्क्रिय होते चले गए, क्योंकि हम लोगों ने उसका उपयोग करना क्या किया, छोड़ दिया। लेकिन वे अंग हमारे शरीर में अभी भी मौजूद हैं, इसीलिए हम लोग अपेंडिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, अवशेषी अंग के नाम से
जानते हैं। आगे हम लोग देखें कि अधोगामी कोलन जो होता है ना, रेक्टम में खुलता है, जो अंत में मलद्वार के द्वारा जो है शरीर के बाहर खुलता है। अपचा भोजन जो होता है इलियम से कोलन से होते हुए मलाशय तक पहुंचता है, और जो बड़ी आंत के इन हिस्से में जो भागों में अपचे भोजन का जो अतिरिक्त जल होता है यही अवशोषित हो जाता है। जैसे कि जो भोजन का पाचन हुआ कहाँ पर हुआ, आपका छोटी आंत में हुआ, और वह बड़ी आंत के रास्ते जो है ना कोलन और रेक्टम से होते हुए शरीर से बाहर आ जाते हैं। तो अपचा जो भोजन होता है इलियम से कोलन से होते हुए मलाशय में पहुंचता है, और बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल भी क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। अंत में क्या होता है, अपचा भोजन जो होता है ना मल के रूप में अस्थायी तौर पर मलाशय में संचित रहता है, और समय समय पर क्या किया जाता है, मल द्वार के रास्ते जो है ना शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, मनुष्यों में पोषण की प्रक्रिया होती है।